दोस्तों आज की जो वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा डीप सर्चिंग वाली होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसा कि मालूम ही होगा कि हर कौम को आगे बढ़ने के लिए अपने बुजुर्गों के, अपने आबा व अजदाद के यानी कि अपने पुरखों के इतिहास को याद रखना और उनके बेहतरीन कामों को याद रखना बेहद ज़रूरी है। जो कौम, जो भी जाति या जो भी इंसान है, अगर वो अपने इतिहास को भूल जाए तो उस कौम को गुमनामी के अंधेरों में धकेल दिया जाता है। उस कौम को फिर कोई नहीं पूछता और उस कौम के बारे में किसी को मालूम भी नहीं पड़ता। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। राजस्थान की वो मुस्लिम जाति जो पृथ्वीराज चौहान की वंशज है। अब इसमें सवाल यही उठता है कि आखिर इन्होंने इस्लाम कैसे कबूल कर लिया, क्योंकि पृथ्वीराज ने तो आखिरी दम तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात को जानेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमारा मकसद किसी भी जाति, धर्म या किसी भी मजहब के भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये सारी जानकारी इन 4 किताबों से ली गई है। कायम खानी कलोराज, कायम खां रासा, कायम खानी वंशज का इतिहास एवं संस्कृति, कायम खानी नवाबों की वंशावली। तो दोस्तों कायम खानों के इतिहास की शुरुआत होती है सन 1350 ईस्वी के आसपास। इस वक्त दिल्ली पर फिरोज शाह तुगलक की हुकूमत थी। फिरोज शाह तुगलक का तो नाम आपने कभी ना कभी हिस्ट्री में जरूर सुना ही होगा। फिरोज शाह तुगलक ने सैयद नासिर को हरियाणा के हिसार का गवर्नर बनाया हुआ था। एक बार फिरोज शाह तुगलक हिसार आया हुआ था। शाम के वक्त फिरोज शाह तुगलक जंगल में शिकार करने निकल जाता है। अचानक वो देखता है कि एक बच्चा एक पेड़ के नीचे सोया हुआ है। फिरोज शाह तुगलक को उस वक्त एक अजीब ही मंजर देखने को मिलता है कि एक बालक पेड़ के नीचे सोया हुआ तो है, लेकिन वहां पर जंगल के जो सारे दरख्त थे, सारे जो पेड़ थे, उनकी छाया आम दिनों की तरह नॉर्मल बन रही थी। मगर जिस पेड़ के नीचे वो बालक सोया हुआ था, उस दरख्त की छाया एक तो उल्टी तरफ बन रही थी, दूसरा वो छाया ढल भी नहीं रही थी, बल्कि उस बच्चे के ऊपर लगातार बनी हुई थी। इस मंजर को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक हैरान रह जाता है और वो सोचने लगता है कि जरूर ये बालक कोई पीर वली या कोई देवता है। जब वो बालक जागता है यानी बच्चा जागता है तो अपने आप को सैनिकों से घिरा पाकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने उससे कहा कि बच्चे डरो नहीं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। थोड़ी बातचीत करने के बाद फिरोज शाह तुगलक उस बालक को अपने साथ हिसार ले आते हैं। ये बालक था कौन? इस बात को जानने के लिए दोस्तों चलिए हम चलते हैं इतिहास के पन्नों में, क्योंकि वहीं पर मालूम पड़ेगा हमें आखिर के ये बालक, ये बच्चा है कौन। थोड़ा पीछे चलते हैं इतिहास में। दोस्तों आपने गोगा महाराज या गोगा पीर का नाम तो सुना ही होगा, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच एक बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक हस्ती मानी जाती है। गोगा महाराज चूरू के ददरेवा इलाके के चौहान वंश के राजपूत शासक थे। गोगा महाराज की 16वीं पीढ़ी में जाकर मोटेराव जी चौहान नाम के ददरेवा के एक और शासक गुजरे हैं। मोटेराव जी चौहान के 4 बेटे थे, जिनमें से करमचंद नाम का एक बहादुर ज़हीन बेटा भी था। यही करमचंद वो बालक था जो फिरोज शाह तुगलक के दौर में जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। चलिए दोस्तों अब वो कहानी कंटिन्यू करते हैं जो हम फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको बता रहे थे। फिरोज शाह तुगलक जब उस बच्चे यानी करमचंद को अपने साथ हिसार ले आते हैं तो करमचंद के पिता मोटेराव जी चौहान को इसकी खबर मिलती है। मोटेराव जी चौहान आनन फानन में अपने जत्थे के साथ हिसार की तरफ निकल पड़ते हैं। जब मोटेराव जी चौहान हिसार पहुंचते हैं तो फिरोज शाह तुगलक उनके वेलकम के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। फिरोज शाह तुगलक मोटेराव जी चौहान की ऐसी आवभगत, ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं कि मोटेराव जी चौहान उनके इस व्यवहार से इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि थोड़ी बातचीत के बाद फिरोज शाह तुगलक मोटेराव जी चौहान से कहते हैं कि मैं आपके बेटे करमचंद को गोद लेना चाहता हूँ, मैं इसका पालन पोषण करना चाहता हूँ। फिरोज शाह तुगलक की इस बात को सुनते ही मोटेराव जी चौहान थोड़ा हैरान रह गए। सोचने लगे कि इतनी बड़ी सल्तनत का सुल्तान मेरे बेटे को गोद क्यों लेना चाहता है। उनको थोड़ी शंका हुई कि कहीं सुल्तान मेरे बेटे को जबरदस्ती मुसलमान तो नहीं बनाना चाहते। मोटेराव जी चौहान ने फिरोज शाह तुगलक के सामने ये सवाल रख दिया। फिरोज शाह तुगलक ने कहा कि हमारा धर्म इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी को जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे करमचंद के साथ किसी तरह की जबरदस्ती नहीं की जाएगी और ना ही उनके धर्म, रीति रिवाज, जाति और उनकी परंपराओं को बदला जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के इस वादे से मोटेराव जी चौहान संतुष्ट हो गए और फिर वो करमचंद को वहीं छोड़कर ददरेवा आ गए। फिरोज शाह तुगलक भी करमचंद को सैयद नासिर के पास हिसार में छोड़कर वापस दिल्ली आ जाते हैं। कुछ सालों तक सैयद नासिर करमचंद की तालीम यानी शिक्षा दीक्षा करता है और फिर 1356 ईस्वी के आसपास फिरोज शाह तुगलक का फरमान आ जाता है कि करमचंद को दिल्ली भेज दिया जाए।
सैयद नासिर ने करमचंद को दिल्ली भेजने से पहले उनसे कहा कि तुम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत के सुल्तान के पास जा रहे हो, इसलिए मैं तुमसे आग्रह करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर तुम चाहो तो मुसलमान बन जाओ। करमचंद भी अब तक इस्लाम धर्म की महानता से प्रभावित हो चुके थे, इसलिए उन्होंने खुशी खुशी इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर उन्होंने अपना नाम करमचंद से बदलकर कायम खान रख लिया। ध्यान रहे दोस्तों, करमचंद कायम खां जरूर बन गए थे, मगर उन्होंने अपनी राजपूती आन बान शान को कभी नहीं छोड़ा। राजपूती रीति रिवाज, परंपराएं, संस्कृति को उन्होंने हमेशा अपने से जोड़े रखा। यहाँ तक कि मुसलमान बनने के बाद भी कायम खां ने 7 शादियां की और उनकी 7 पत्नियों हिंदू समाज से ही थी। फिरोज शाह तुगलक ने कभी भी कायम खान को इन चीज़ों से नहीं रोका। जैसा कि दोस्तों मैंने शुरू में आपको बताया था कि मोटेराव जी चौहान के 4 बेटे थे। इन 4 बेटों में से जैन सिंह, जबर सिंह और करमचंद ने अपनी मर्जी से इस्लाम अपना लिया था। बाद में इन 3 भाइयों से जो नस्ल निकली उसको कायम खां के नाम पर कायम खानी कहा जाने लगा। चलिए अब बात करते हैं कायम खान के राजनीतिक इतिहास पर। कैसे उन्होंने अपने शौर्य, साहस और काबिलियत के दम पर दिल्ली सल्तनत के विस्तार में सहायता की, कितनी जंगें लड़ी, कैसे उन्होंने हिसार पर हुकूमत की और फिर कैसे उनकी औलाद ने शेखावटी क्षेत्र पर अपना राज जमाया। दोस्तों, कायम खान जब दिल्ली पहुंचते हैं तो उनकी काबिलियत को देखते हुए फिरोज शाह तुगलक ने उनको कई बड़े बड़े ओहदे दिए। फिरोज शाह तुगलक के साथ मिलकर कायम खान ने कई बड़ी बड़ी जंगें लड़ी और फतह रही। कई बार तो खूंखार मंगोलों को भी कायम खान ने अपनी बहादुरी के दम पर पराजित किया था। इसी बीच हिसार के गवर्नर सैयद नासिर, जिन्होंने कायम खान का पालन पोषण किया था, वो बीमार पड़ जाते हैं और वसीयत करते हैं कि मेरी जगह कायम खान को हिसार का गवर्नर बना दिया जाए। कायम खान हिसार पहुंचते हैं और फिर हिसार की हुकूमत उनको सौंप दी जाती है। 1398 में तैमूर लंग दिल्ली पर हमला कर देता है और मुल्तान के गवर्नर खिजर खां को दिल्ली का सुल्तान बना देता है। मगर कुछ वक्त बाद ही नासिरुद्दीन महमूद शाह खिजर खां को हटाकर दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। इस वक्त खिजर खां और कायम खान के बीच दुश्मनी थी। कायम खान ने एक जंग में खिजर खां को पूरी तरह हराया भी था, मगर बाद में समझौता हो जाता है और फिर खिजर खां कायम खां की मदद से दिल्ली पर वापस कब्जा कर लेता है। एक बार खिजर खां दिल्ली से बाहर किसी जंग में शामिल था। उसको खबर मिलती है कि कायम खां अपने साथियों के साथ मिलकर दिल्ली पर कब्जा करने की फिराक में है। खिजर खां कायम खां और उनके साथियों को किसी बहाने से जमुना नदी के किनारे बुलाता है और फिर धोखे से कायम खां की हत्या कर देता है। कहा जाता है दोस्तों कि खिजर खां ने कायम खां के शव को जमुना नदी में फेंक दिया था। दोस्तों, कायम खां के 7 पत्नियों से 6 बेटे पैदा हुए, जिनमें से सबसे बड़े बेटे का नाम मोहम्मद खां रखा गया। मोहम्मद खां पहले तो अपने पिता की शहादत के बाद हिसार के गवर्नर बने, मगर फिर बाद में शेखावटी क्षेत्र में आए और झुंझुनू रियासत की स्थापना की और वहां के गवर्नर बने रहे। इसके अलावा कायम खान के दूसरे सबसे बड़े बेटे ताज खान, जिनके ही पुत्र फतेह खान थे, जिन्होंने फतेहपुर रियासत की स्थापना की और फिर वहां के गवर्नर बने। इसके अलावा दोस्तों, 18वीं शताब्दी तक कायम खानी नवाबों ने शेखावटी क्षेत्र पर अपना दबदबा बनाए रखा। आज इनकी औलादें कायम खानी कहलाती हैं, जो ज्यादातर शेखावटी क्षेत्र में रहती हैं। अब क्योंकि दोस्तों कायम खानी राजपूतों से निकले माने जाते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि कायम खानी मुसलमानों के ज्यादातर रीति रिवाज राजपूतों से मिलते जुलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि परंपराएं और संस्कृति समाज के हित में होती हैं, मगर जब यही परंपराएं समाज पर बोझ बनने लगे तब इन परंपराओं को खत्म कर देना चाहिए। शादी ब्याह में ऐसी परंपराओं के चलते न जाने कितने ही गरीब परिवार जिंदगी भर के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। आपका इन परंपराओं पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। कायम खानी एक मार्शल कौम है। इतिहास में ही नहीं दोस्तों, बल्कि वर्तमान में भी इस कौम ने अपनी बहादुरी को साबित किया है। आज लगभग 10,000 से ज्यादा कायम खानी नौजवान भारत देश की रक्षा के लिए भारतीय सेना में सेवा दे रहे हैं। लगभग 2155 से ज्यादा कायम खानी नौजवानों ने भारत देश की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी है। इसके अलावा 6 कायम खानियों को उनकी वीरता और बहादुरी के लिए वीर चक्र से नवाजा जा चुका है। 4 को शौर्य चक्र, 5 को VSM और 18 को सेना मेडल वीरता और 2 को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, कायम खानी कौम सिर्फ देश सेवा में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी आगे रहती है। गरीब जरूरतमंदों की मदद करना, उनके लिए राशन की व्यवस्था करना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, समाज की कुरीतियों को खत्म करना, हर वो काम जिससे समाज का कल्याण हो सके, कायम खानी कौम बढ़ चढ़कर वो काम करती है। आगे में दोस्तों एक बहुत ही बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान की ये भूमि बंजर जरूर है, मगर ये भूमि कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। जब तक इस भूमि पर कायम खानी जैसी कौम मौजूद है, तब तक राजस्थान की ये भूमि वीरता और बहादुरी में सबसे ऊपर नजर आएगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल SK नेटवर्क को फॉलो करें और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंचती रहे। फिर आएंगे किसी इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।